हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी फर्निचरी। आप सभी अच्छे होंगे, ये दुआ करता हूँ। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, और एंटीऑक्सीडेंट के मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मतलब कि आपको समझाया था, और उसमें आपको कंपाउंड बताए थे कौन कौन से हैं, और 2 कंपाउंड हम उस वीडियो में कर चुके हैं। अब 2 कंपाउंड और हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे 2 कंपाउंड होते हैं, तो जैसे कि अब तीसरा कंपाउंड आता है, उसमें सोडियम मेटाबायोसल्फाइड। सोडियम मेटा सल्फाइड। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आता है Na2S2O5। Na2S2O5 साइनोनियम। साइनोनियम इसका आता है सोडियम पायरोसल्फाइड। सोडियम पायरोसल्फाइड। समीकरण करता हूँ, NaOH प्लस SO2 क्या बनेगा? जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कैसे बनानी होती है। NaOH प्लस SO2 क्या बनेगा? NaHSO3। ये इकट्ठा हो जाएगा। अब आता है 2NaHSO3 क्या बनेगा? ये बन जाएगा Na2S2O5 प्लस H2O ये बन गया। क्या बन गया? सोडियम मेटाबायोसल्फाइड। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, इट occurs has white, light yellow crystalline powder with odor of SO2 and has acidic saline taste। इसका टेस्ट कैसा होता है? सैलाइन होता है। इसमें कलर कौन सा होता है? लाइट येलो होता है, और इसमें क्रिस्टलाइन पाउडर भी होता है। केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन है Na2S2O5 प्लस H2O। एरो के बाद क्या बनेगा? 2NaHSO3। यह अभी जस्ट मैंने पहले समीकरण बताई थी। किसमें बताई थी? इसी में ही बताई थी। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने यहाँ गौर किया, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देख रहे। मैंने इसमें ये है। एक और एक्सप्लेन करता हूँ। H2SO3 सॉरी समीकरण इसमें चलती है भाई। इसको फिर डिवाइड करेंगे। NaHSO3 प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा प्लस H2SO3 कर देगा। अब H2SO3 की करेंगे। H2SO3 डिवाइड, मतलब कि उधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी समीकरण को हल कर सकते हैं। H2O प्लस SO3 ये था केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसे बताया गया है ओनली alkali metal salts are soluble. The alkaline earth metal biosulfide are less soluble and the sulfide of these metals are insoluble। अब इसका यूज क्या है? यूज इसमें बताया गया है, इट इज वेडली एम्प्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल
preparation has an antioxidant and reducing agent, and it is usually employed in acidic preparation. एक कंपाउंड मैं यहाँ लिख देता हूँ. It is usually employed in acidic preparation. यूज बहुत है, मैंने आपको बता दिया. अब दूसरा फोर्थ कंपाउंड आता है सोडियम थायोसल्फाइड. लास्ट कंपाउंड सोडियम थायोसल्फाइड. केमिकल फॉर्मूला Na2S2O3. उसमें क्या था, O5 था, डॉट 5H2. इसमें आ गया 5H2O ऐड हो चुका है. S सबकी अलग अलग ट्रिक होती है. एक बात और बता दूं, अगर आप इसको भी या समीकरण को भी कोई भी हो उसको अगर ट्रिक से याद करते हो, ट्रिक से मतलब कि अगर आपको वो कभी भूलनी नहीं है, चाहे वो कभी भी पूछी जाए, तो आप अपनी खुद की ट्रिक से याद करें. ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करें जो आप कभी भूल ना सकें. साइनोनियम आता है क्योंकि आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कुछ ऐसी ट्रिक बताइए जो हम याद करें, लेकिन वो ट्रिक उनकी होती है तो उनको तो याद है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा. लेकिन आप खुद की कुछ ऐसी ट्रिक बनाते हैं जिससे फिर आप उसको सोचतेंगे कि हाँ ये ट्रिक मैंने बनाई थी और ये ट्रिक मुझे अब याद है और मुझे वो फॉर्मूला भी याद है. साइनोनियम आता है सोडियम हाइपोसल्फाइड. सोडियम हाइपोसल्फाइड. Na2SO3 प्लस S क्या बन जाएगा, Na2S2O3. एक और है इसमें, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय पासिंग SO2 गैस इन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड रिक्वायर्स 8% एंड सोडियम कार्बोनेट 6%. मतलब कि जो इसमें सल्फाइड लिक्योरस होता है वो 8% और सोडियम कार्बोनेट होता है वो 6% होता है. फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, सोडियम थायोसल्फाइड अक्सर है लार्ज, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, मोनोलिनिक, प्रिज्म को आपको पता ही होगा, आपने 10वीं 12वीं में प्रिज्म के डायग्राम बनाए होंगे प्रैक्टिकल में. थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी आपको पता है. कलरलेस मतलब कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन और पाउडर होंगे. और इट इज ऑर्डरलेस एंड हैज ए कूलिंग बीटर एल्कलाइन टेस्ट. मतलब कि इनका ऑर्डरलेस और कूलिंग, उनका मतलब बीटर एल्कलाइन टेस्ट होगा. ग्रेविटी बता देता हूँ मैं आपको. ग्रेविटी है इसकी 1.729. स्टेबल होते हैं और एट 17 डिग्री सेल्सियस स्टेबल होते हैं और 33 डिग्री सेल्सियस एरिया पर ड्राई होते हैं. आता है केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज है Na2S2O3 प्लस 2HCl. ऐड के बाद 2NaCl बन जाएगा. ध्यान से देखिए NaCl बार बार हर कंपाउंड में ये रिपीट हो रहा है. NaCl मतलब कि हर प्रिपरेशन सिर्फ HCl NaCl इनके साथ ही की जाती है.
NaCl प्लस S प्लस H2O प्लस SO2। बस इसमें समीकरण आपको बता देता हूँ, बस समीकरण नहीं है। और एक बात और, मतलब कि आप थ्योरी याद करते हैं, आपको पता है समीकरण याद नहीं हो पाती, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर आप समीकरण अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो आपकी डेफिनेशन को नहीं देखा जा सकता। क्योंकि अगर जिसकी प्रिपरेशन एकदम ठीक होती है उसकी डेफिनेशन नहीं दिया जाता, उसमें सर मार्क्स मिल जाते हैं पूरे के पूरे। तो आपको समीकरण बताता हूँ, एक और 4Na2F2O3 एरो के बाद 3Na2SO4 प्लस Na2S5 Na2S5 एरो के बाद Na2S प्लस 4S। वही मैंने आपको पहले कंपाउंड बताया था ये कि सोडियम थायोसल्फाइड के जो केमिकल फॉर्मूला है उस पर ही प्रिपरेशन की जा रही है। जो प्रिपरेशन की आगे जो सोल्यूशन निकलता है फिर उसके ही द्वारा उसको फिर से प्रिपरेशन की जाती है, फिर उसके बाद जो निकलता है उसके साथ। समझ में ना आया हो, मतलब कि जो समीकरण जिस फॉर्मूले के साथ की जाती है उसका जो तोड़ निकला जाता है आगे और जो लास्ट में बनता है उसके फिर द्वारा प्रिपरेशन की जाती है। आप माना किसी के केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना होगा कि ये कैसे बना। इन्होंने Na निकाला Cl के साथ, ये NaCl जोड़ दिया, फिर उसमें क्या बचा, फिर S बचा, S को अकेला जोड़ दिया, फिर क्या और क्या बनता है, H पड़ा है, फिर H2 यहाँ से ले लिया, एक दो ले लिए तो H2O बन गया। फिर बाद में एक S और बच गया, क्योंकि एक S यहाँ आ गया था, एक S और बच गया, तो यहाँ पर SO2 ले लिया, यहाँ और एक बचा था, वहाँ पर एक जोड़ दिया, तो हो गया। ऐसे कुछ रिएक्शन आपको ध्यान से देखनी पड़ती है, रट्टा मारने को जरूरत नहीं है। अभी देखा Na2SO2O3, हाँ ये उसका फॉर्मूला है, उसके आगे बनेगा 2HCl बनेगा। ऐसे नहीं, तो ट्रिक से याद कीजिए कि कैसे आया, क्यों आया और कैसे आया। अब आता है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन है ओनली alkali metal thiosulfide salt are soluble. Mixing it with the solution containing other metal is a source of incompatibility due to the activity of the metal thiosulfide. डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, उसमें आप लिख सकते हैं। अब आता है यूज इसमें है it is used as an antioxidant is usually limit to solution containing iodide. Second use आता है it is used in contraction 0.05% in पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में यूज होता है। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में थर्ड यूज इसका ये आता है, आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ द सोल्यूशन इज नॉट बीइंग यूज्ड इमीडिएटली। फोर्थ आता है इट इज यूज हैज रिड्यूसिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 to 1.0%। ये थे 4 पॉइंट इसके यूज, और ये कंप्लीट होता है 4 कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड है वो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जो मैंने आपको एग्जाम कंपाउंड थे इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, आप उसमें जाके देखिए। और ये 2 कंपाउंड यहाँ कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको, या अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए कि हाँ कि हमें समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें सिर्फ नोट्स दे दो कि नोट्स से हम बस उसको याद कर लेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर
मिलेगी। तो थैंक्स दिस वॉचिंग वीडियो, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।